अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो किचन के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने रोज़मर्रा के कामों में, तो इससे आपके काम कुछ हद तक आसान हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले रेसिपीज़ की नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इसे शेयर करना ना भूलें। आलू का पराठा बनाते वक्त कभी कभी पराठे का फीलिंग जब हम बनाते हैं तो वो गीला हो जाता है, जिसकी वजह से आलू की फीलिंग को आटे में हम भर नहीं पाते। तो इसके लिए अगर आपका फीलिंग जो है आलू का वो ज़्यादा गीला हो जाए तो इसके लिए आप इसमें पोहा, जिसे हम चूड़ा भी कहते हैं, थोड़ा सा लेकर मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर इसका पाउडर तैयार कर लें और आलू की फीलिंग में इसको मिक्स कर लें। इससे आलू का पराठा आसानी से बिल जाएगा। इसके अलावा आप इसमें बेसन या फिर ब्रेड क्रम्स भी डालकर इसको अच्छे से बेल सकते हैं। अगर इन चीज़ों को आप इसमें ना डालना चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए आलू की फीलिंग को आप इसको फ्रीज़र में डाल दें, जिससे ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा और इसके बाद इसको आटे में मिलाकर आप इसके पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसमें मिलाया नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया है तो आसानी से ये आराम से बिल जाता है। और आलू का पराठा जब हम बनाएं तो इस तरह से हाथों से इसको थोड़ा सा प्रेस करके फैला दें और फैलाने के बाद तब इसको बेलें, तो इससे अच्छे से ये बिल जाता है। आलू का पराठा किसे पसंद है और किसे पसंद नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वैसे इसे कितना मोटा और कितना पतला रखना है, इस तरह से आप इसे बेल लें और बेलने के बाद इसको अलटते पलटते तेल या घी डालकर इसको अच्छी तरह से सेक लें। फिर सेकने के बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार सा ये आलू पराठा बना है। अब मैं दूसरा ट्रिक बताने जा रही हूँ। अक्सर हम क्या होता है ना, जब आलू का पराठा बनाते हैं तो कुछ घर वालों की फरमाइश होती है कि मुझे पतला पराठा चाहिए और कुछ की फरमाइश होती है कि हल्का मोटा फ्लफ़ी सा पराठा चाहिए। तो हल्का मोटा पराठा हम सभी अपने घरों में बनाते ही हैं, लेकिन अगर पतला पराठा अगर बनाना हो और इसमें दिक्कतें आती हों तो इसके लिए आप सबसे पहले पूड़ी के शेप में रोटी को बेल लें और फिर उसके ऊपर आलू की फीलिंग को रख अच्छे से फैला लेंगे और फिर दूसरा पूड़ी के शेप में रोटी को बेलकर ऊपर से रखकर इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसके बाद आप इसमें घी, तेल या बटर जो भी आप इसमें लगाना चाहें आप इसमें लगाकर इसको अलटते पलटते इसको सेक लें। जब ये अच्छी तरह से सिक जाए तो इसको चिमटे की मदद से इस तरह से आप इसको अलग कर लें। इस तरह से देखिए आपके इकट्ठे 2 पराठे भी निकल जाएंगे और ये काफ़ी पतले भी होते हैं। तो इसको आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये आपके घर वालों को भी काफ़ी पसंद आएगा। तो इस तरह से आलू का पराठा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। कभी कभी ब्रेड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ब्रेड के स्लाइसेस कभी कभी बच जाते हैं, तो इसको फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें और इसको बाहर ही रखें और जितना डेट है इसका उसी डेट के अंदर इसको कंज्यूम कर लें। ब्रेड को जब बाहर रखें तो इस तरह से इसके रैपर को अच्छी तरह से लॉक कर दें, तो इसमें ना तो मच्छर जाएंगे और ना तो मक्खियाँ जाएंगी। तो इस तरह से आपका ब्रेड बिल्कुल सेफ़ है और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, चिप्स के पैकेट लाते हैं या फिर हमारे ग्रॉसरी के कुछ सामान भी होते हैं जो कि हमारे रैपर में ही होते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें हम निकाल के यूज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद से उसको ऐसे ही खुला रख देते हैं, जिससे वो मॉइस्चर ऑब्ज़र्व कर लेता है और वो नरम पड़ जाता है। तो इसलिए इसको बचने के लिए इसके रैपर को हम लॉक कैसे करें, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। इसके लिए आप एक एल्युमिनियम फॉइल लें और फिर इसके ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और फिर आयरन को हल्का गरम कर लें और जब ये गरम हो जाए ना तो इसके ऊपर आयरन इस तरह से चला दें। तो इस तरह से ये रैपर जो है अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा और फिर आपका जो सामान है वो सेफ़ हो जाएगा। आटे को गूँथने के बाद हम उसका जो सूखा हुआ आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं उसको हम उसी में डाल देते हैं। उसमें आप बिल्कुल उसको ना डालें, नहीं तो वो ड्राई होने लगता है और रोटी आपकी कड़क होने लगती है। तो इस तरह से कंटेनर ज़रूर रखें और उसमें ही आप जो है सूखा आटा उसको डालकर और फिर आप उसकी रोटियां बनाएं। इस तरह से आपकी रोटियां भी नरम बनेंगी और आपको बार बार सूखा आटा निकाल कर अलग से रखना नहीं पड़ेगा। और जब भी आप अलग से कंटेनर लें तो इस तरह से ढक्कन वाला लें, ताकि आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो इस तरह से आप ढक्कन बंद करके इसको रख दें और ये आपको बार बार इसको अलग से निकालने का झंझट भी नहीं होगा। तो इस तरह से निकाल के आप रख लें और फिर रोटियाँ बना लें। रोटी बनाते वक्त अक्सर ये कंप्लेन होती है कि रोटी तवे पर चिपक रही है। तो रोटी तवे पर ना चिपके इसके लिए मैं एक टिप बताऊंगी। इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर इसको टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कपड़े से भी तेल को आप अच्छे से पोंछ सकते हैं।
अब ये तेल लगा हुआ टिश्यू पेपर आप इसको फेंके नहीं, इसको रख लें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अभी जब तवा जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें रोटियां डालकर इस तरह से अच्छी तरह से इसको पका लें। ये बहुत अच्छी तरह से रोटी जो है अच्छी तरह से फूली फूली बन जाती है और बिल्कुल आपकी रोटियां सॉफ्ट और नरम बनेगी और तवे पर चिपकेंगी भी नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बिछल रहा है। तो इस तरह से रोटियां ज़रूर बनाएं, ये ट्रिक और टिप्स आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। और जब भी आपको लगे कि तवा ड्राई हो गया है तो वापस से तेल से लगे हुए टिश्यू पेपर को आप तवे को पोंछ लें। तो इस तरह से आपका तवा फिर से चिकना हो जाएगा और आपकी रोटियां अच्छी बनेंगी। बहुत सारे घरों में डायरेक्ट तवे पर ही रोटी को फुलाया जाता है, लेकिन कुछ घरों में डायरेक्ट उसको फ्लेम पे फुलाया जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट फ्लेम पे रोटियां ना फुलाएं। आपकी रोटियां तो फूल जाएंगी, लेकिन इससे जो है फ्लेम का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपके रोटियों में चले जाते हैं, जिससे आपके हेल्थ को ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से आप रोटी ना फुलाएं, आप डायरेक्ट उसको तवे पर ही फुलाएं। रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा आटा कभी कभी बच जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी डायरेक्ट आप इसको फ्रिज में ना रखें, नहीं तो ये ऊपर से ड्राई हो जाता है और फिर आपकी रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं। तो आटा बिल्कुल नरम रहे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लिया है और फिर इसको बंद करके मैं रख दूँगी। ये आपका बिल्कुल आटा ख़राब नहीं होगा, ये आपका आटा सॉफ्ट का सॉफ्ट ही बना रहेगा और ऊपर से भी ये ड्राई नहीं होगा। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स अगर आप किचन के कामों में अपनाएंगे तो आपके किचन के काम बहुत हद तक आसान हो जाएंगे। खाना पकाते वक्त जिस चम्मच या स्पैचुला का हम इस्तेमाल करते हैं उसे गैस स्टोव के ऊपर रख देते हैं, जिससे गैस स्टोव गंदा हो जाता है। तो गैस स्टोव गंदा ना हो इसके लिए हाफ प्लेट लें। कुकिंग करने के बाद चम्मच को प्लेट में रखें, जिससे गैस स्टोव गंदा भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से थोड़े से हल्के हाथों से अगर आप गैस स्टोव को पोंछ दें तो आपका गैस स्टोव बिल्कुल साफ़ का साफ़ ही रहेगा। और अगर आप प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो एक साथ आप 2 से 3 चम्मच इसमें आप आराम से रख सकते हैं और अपने खाने को बना सकते हैं। तो किचन को इसी तरह से साफ़ और सुथरा रखने से आपका खाना भी अच्छी तरह से बन जाता है और खाना बनाने में भी मन लगता है। तो इस तरह से टिप्स आप ज़रूर अपनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। अक्सर क्या होता है कि हरी मिर्चियाँ हमारे घर ज़्यादा आती हैं क्योंकि हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और मेरे घर में तो हरी मिर्च का ही इस्तेमाल होता है, लाल मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल होता है। वैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, लेकिन ऐसे मैं हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसकी डंठियों को मैं तोड़कर इस तरह से रख लेती हूँ किसी भी कंटेनर में, और फिर इसको लंबे समय तक हम इसको चला सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसको आप फ्रिज में रख दें, ये आराम से 10 से 15 दिन तक आराम से चल जाता है। नींबू अगर ज़्यादा आ जाए तो इस तरह से आप एक जार में नींबू को रखकर और इसमें पानी डाल दें तो आपके नींबू ये 1 महीने से 2 महीने तक आराम से चल जाते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो इस तरह से नींबू और हरी मिर्च को आप फ्रिज में रखें, ये काफ़ी दिनों तक आराम से चल जाते हैं। लहसुन एक ऐसा मसाला है जो हमारे खाने में पड़ता ही पड़ता है। बहुत कम ही ऐसा कोई डिश होगा जिसमें हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर घरों में लहसुन का इस्तेमाल और अदरक का इस्तेमाल होता ही होता है। और लहसुन को छीलना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। तो इसको हम जल्दी से कैसे आसानी तरीके से छील सकते हैं, इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने गर्म पानी में लहसुन को भिगो दिया है 10 से 15 मिनट के लिए और उसको ढक के रख दिया है। इसके बाद लहसुन के छिलके को आसानी से आप उतार सकते हैं और आपका काम भी ये आसान हो जाएगा। और अगर आप इसे पंखे के नीचे आप इसको छील रहे हैं तो आपके छिलके इधर उधर उड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये पानी में भीग चुके हैं। लहसुन छीलने का ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं आपके साथ ऐसी ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये डिश को 4 चांद लगा देगा। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या फिर आप बार बार किचन में जाकर आप खाना नहीं बना सकती तो इस तरह से ग्रेवी बनाकर आप स्टोर कर सकती हैं फ्रिज में, और फिर जब भी आपको कोई डिश बनाने का मन करे तो आप इस ग्रेवी को निकालें और डिश बनाएं और आपकी रेसिपी देखिएगा बहुत ही मज़ेदार की बनेगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा केजी प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, जिसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं जैसे काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और हरी इलायची। इन सारी चीज़ों को आप डाल दें और फिर प्याज को अच्छी तरह से भून लें। जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए फिर इसमें 1 केजी टमाटर डाल देना है। ध्यान रहे प्याज की क्वांटिटी टमाटर से कम होती है। मैंने यहाँ पे टमाटर को आधा काट कर फिर इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसके बारीक स्लाइसेस भी काट सकते हैं या फिर इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं।
इसके साथ ही हम डालेंगे नमक, और यहाँ पे मैंने 40 से 50 काजू डाले हैं, और फिर इनको हल्के हाथों से चलाकर इसको ढककर पका लेंगे लो फ्लेम पे, या फिर तब तक पका लें जब तक टमाटर जो अच्छी तरह से सॉफ़्ट ना हो जाए। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाता है तो इसके छिलके खुद ब खुद इस तरह से उतर जाते हैं, तो आप इसके छिलके को निकाल दें और फिर इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। जब ये चम्मच से अच्छी तरह से मैश हो जाए, फिर इसको ढककर फिर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। ध्यान रहे इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और धनिया के पत्ती का डंठल। धनिया के पत्ती का डंठल डालने से इसके फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि सारा धनिया के पत्तियों का जो फ्लेवर जो होता है, जो उसकी स्मेल, उसका टेस्ट जो होता है, वो सारे उसके डंठल में होते हैं। तो उसको आप डंठल को इसका इस्तेमाल करें, उसके पत्तियों का नहीं। तो इसमें ज़रूर से आप इसके डंठल को डालें और फिर इसको अच्छी तरह से चला लें और उसको रख दें ठंडा होने के लिए। अब चलिए यहाँ पे कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच। इसके साथ ही इसमें हल्दी पाउडर डाला है 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च डाला है 4 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 5 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 2 छोटा चम्मच, और पानी डालकर इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख लेंगे। और जो मसाला हमने टमाटर और प्याज का तैयार किया हुआ था, वो जो ठंडा हो जाए तो उसको हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। जब वो अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाए तो वापस से हम सेम कढ़ाई में तेल डालेंगे। अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे तेल डालना है, क्योंकि तेल ही प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और इसमें जो हम मसाले जो हम पानी में डाल के, सूखे मसाले जो हमने पेस्ट बना के रखा था, उसको इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से लो फ्लेम पे भून लेंगे। जब ये देखिए तेल अच्छी तरह से किनारों से छूटने लगे, तब हम इसमें जो हमने प्याज और टमाटर का प्यूरी बनाया हुआ था, उसको हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको भूनने के लिए रख देंगे। मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से हिलाकर वापस से कढ़ाई में डाल दिया है, और इसको अब हम धीमे आंच पे अच्छे से पकाएंगे या तब तक भूनेंगे जब तक ये देखिए तेल जो है किनारे किनारे से अच्छी तरह से छूटने ना लगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मसाला जो है अच्छी तरह से भून चुका है। इसके जब भून जाए ना, तो इसका यही एक पहचान होती है कि मसाला जो है वो दरदरा दिखने लगता है। तो ये देखिए इस तरह से ये कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। ये देखिए पहले मसाला दूसरी तरह से दिख रहा था, अब ये देखिए दरदरा दिख रहा है, यानी कि आपका मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि बिल्कुल लो फ्लेम पे मसाले को पकाना है, और जब अच्छी तरह से पक जाए तब आप इसको किसी कंटेनर में निकाल दें और इसको खुले में रखें, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो जाए ना, तो इस तरह से तेल आपके किनारे किनारे ये ऊपर से दिखने लगेंगे। और बिल्कुल इस बात से ना घबराएं, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि तेल ही प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। आप किनारे किनारे से तेल को आप इस तरह से हटा दें, और मसाला जो है बीच में से आप इस तरह से निकालेंगे ना, तो आपका मसाला आपका निकलेगा और उसमें तेल भी नहीं आएगा। और जो लास्ट में तेल आपका बच जाएगा, तो आप उस तेल को आप किसी भी दाल में या फिर किसी भी आप ग्रेवी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से पनीर की सब्ज़ी मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाती हूँ। ये कितने आसानी तरीके से यहाँ पे सब्ज़ी बन जाएगी। ये देखिए इसी ग्रेवी से मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पैन में बटर लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और तेज़पत्ता डालकर और प्याज थोड़ा सा डालकर उसको हल्का सा भून लिया है। अब इसमें मैजिकल इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि हमने मसाला जो भून के तैयार किया हुआ था उसमें उसको हम इसमें डालेंगे। इसमें आप कितना भी मसाला आप इसमें डालना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। फिर इसको डालकर थोड़ी देर के लिए इसको हल्के हाथों से मिला लें। मसाला पहले से भुना हुआ है तो इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा फ्रोज़न मटर डाला है और इसको अच्छी तरह से चला लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। जब ये अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तभी हम इसमें पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पे पनीर के क्यूब्स 200 ग्राम लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पनीर डाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ा, और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घर की जमी मलाई को मैं इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम जो आता है इसको भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर आपके पास घर की जमी मलाई है तो वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैंने थोड़ा सा छिड़क दिया है, और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर ये डन है। तो ये देखिए पनीर मटर मसाला आपका तैयार है। इस तरह से आप मसाला तैयार कर लें और फिर आप किसी भी डिश में आप इसको डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन को यहाँ पे पोंछ क्यों रही हूँ। मैंने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन इसलिए लिया है ताकि मैं यहाँ इसमें दही जमा सकूँ। दही जमाने के लिए सबसे पहले मैं मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से पोंछ लूँगी और फिर इसमें पानी डालकर 24 घंटे के लिए इसको भीगने के लिए इस तरह से रख दूँगी। जब
पूरी अच्छी तरह से ये डूब जाए, तब इसको 24 घंटे के लिए आप इसको रख दें। और जब 24 घंटे के बाद आप इसको धोएंगे तो ये पूरा मिट्टी, इसमें से जो भी ऊपर से मिट्टी लगा हुआ रहेगा, बालू लगा हुआ रहेगा, वो पूरा क्लीन हो जाएगा। और इस तरह से पानी से आप इसको अच्छी तरह से धो लें। अब इसको धूप के सामने रख दें, ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, तब इसमें आप दही जमा सकते हैं। इस दही को मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो दही को मिट्टी के बर्तन में अगर जमाएंगे तो दही खट्टी भी नहीं होगी और आपके दही बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। दही को जमाने का सही टाइम रात का ही होता है, क्योंकि रात में ही दही अच्छे से जमता है। नहीं तो दिन में अगर आप दही जमाएंगे तो लोग इसे बार बार देखते रहते हैं और देखते रहते हैं कि ये जमा है कि नहीं जमा है, तो इससे वो दही अच्छे से जमता भी नहीं है और टेस्ट भी ख़राब लगता है। तो ये जब रात में आप जमाएंगे तो सुबह जब ये जम जाए तो कुछ घंटों के लिए इसे आप फ्रिज में रख दें। और अगर दही के गर्म जगह पर छोड़ देंगे तो ये जल्दी खट्टा हो लगने लगेगा, इसलिए इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें, या फिर जहाँ पे आप एसी या कूलर चला रहे हैं उस रूम में रख दें। इससे दही आपकी खट्टी नहीं होती है। और अगर दही खाने से आपको सर्दी जुकाम या कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे जमने के कुछ देर के बाद ही इसे खा लेना चाहिए, इससे आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दही थोड़ी बासी होने लगती है और तब आप इसे कंज्यूम करेंगे तो इससे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो हमेशा दही ताज़ी ही खानी चाहिए, बासी नहीं। तो गर्मी का सीज़न है तो 4 से 5 घंटे में ये दही आराम से जम जाता है। तो ये देखिए कितना गाढ़ा दही बनकर तैयार हुआ है। तो मेरी तरह इस तरह से मिट्टी के बर्तन में आप भी दही जमाएं और आपकी दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी और बहुत ही टेस्टफुल होगी। तो इस तरह से मेरे टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।